हम्म, तो हम लोग कहाँ थे? प्यूमिस पत्थर पे थे। तो प्यूमिस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसमें बहुत सारा पोर स्पेस है। मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा सा प्यूमिस पत्थर का ब्लॉक है तुम्हारे हाथ में, तुम उसके ऊपर से पानी गिरा रहे हो, तो वो कुछ कुछ नेटवर्क से, कुछ कुछ पोर स्पेस से वो होके वो पानी निकल जाएगा। लेकिन कुछ कुछ स्पेसेस तुम्हारे पानी से, सॉरी, हवा से भरे हुए होंगे। तो वो हवा से भरे होने के कारण उसमें इतना लाइट नेचर आता है और इसीलिए वो पानी में तैरता है। ठीक है, ये समझ में आया क्यों तैरता है और क्यों उतना पोर स्पेस होता है? क्योंकि जब वोल्केनिज्म होती है, सब मेरे को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ दादा। हाँ दादा। हाँ। तो अब जब वोल्केनिज्म होता है तो वोल्केनिज्म होने में बहुत सारी चीजें निकलती है, जैसे कि टेफ्रा करके एक चीज होता है, टेफ्रा निकलता है जो कि बिल्कुल सॉलिड एक डस्ट टाइप का चीज निकलता है। डस्ट बोलो या छोटा छोटा पत्थर का चंक बोलो, इतना बड़ा बड़ा। तो वो सारी चीजें जब ऐसे, मान लो कोई एक वोल्केनो है जो हवा में मान लो ब्लास्ट किया, ब्लास्ट करने से कुछ कुछ सॉलिड पीसेस हवा में उड़ जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ लावा या मैग्मा के पोर्शंस ऐसे इतना जल्दी वो ब्लास्टिंग के बाद क्रिस्टलाइज कर जाते हैं ना, इतना जल्दी क्विक क्रिस्टलाइजेशन होता है कि कुछ कुछ चीज ग्लास बन जाती है और कुछ कुछ चीजें प्यूमिस पत्थर का रूप ले लेती है। प्यूमिस पत्थर कैसे बनता है ना, वो सॉलिड पीसेस की मैंने बात की ना, तो वो सॉलिड पीसेस जब हवा में उड़े ना तो वो हवा में ही इतना छोटा होता है कि वो क्लब कर जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं। और जब वो गिरते हैं और नीचे जो भी मटेरियल है उनसे भी वो एसोसिएट हो जाते हैं और उनके वजह से उनके बीच में बहुत सारा एयर स्पेस या एयर गैप्स बनता है, वॉइड्स बनता है। तो उससे हमारा प्यूमिस पत्थर बनता है। ठीक है, एक और चीज है बहुत इंटरेस्टिंग है, हम रामायणा में बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोग रामायणा द एपिक करके एक मूवी आई थी, या फिर रामायणा करके बहुत सारे मतलब कार्टून मूवीज तो बने ना, तो एक सीन है उसमें कि राम जी जो थे वो समुद्र के तट पे जब खड़े हुए थे एंड ही वाज आस्किंग द ओशन टू गेट सेपरेटेड। हाँ, तो एक वहां पे सीन होता है ऐसा, सुनाई दे रहा है ना सबको? मेरा कॉल आ गया था। एम आई ऑडिबल? हाँ या ना, कुछ बोल यार, मेरे हाँ को भी। दादा। हाँ दादा। तो क्या हुआ ना कि वहां पे एक सीन आता है ऐसा कि ओशियंस है, मतलब इंडियन ओशन है, और राम जी जस्ट बीच पे खड़े हैं और वो समुद्र को बोल रहे हैं कि मुझे रास्ता दिखा, मुझे वहां लंका में पहुंचना है। तो कैसे जाएंगे भाई? तो समुद्र जो है वो अटल है, वो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहा है। तो राम जी जो है वो और ज्यादा मतलब डिटरमिन्ड है कि मेरे को जाना ही है। तो वो 5-6 दिन का या 4 दिन का शायद यज्ञ वगैरह सब कुछ कर लिए थे कि यज्ञ करो, ये करो। ये जो कुछ दिन बाद चैती दुर्गा होता है ना, चैती छठ, चैती दुर्गा जो होता है इस टाइम पे, हम्म। एक्चुअली है तो एक्चुअली, लेकिन यही वाला समय है जब तुम्हारा राम जो एक्चुअली जब जाने की कोशिश कर रहे थे राम ना, तो वो इस टाइम पे जा रहे थे। वो ये नहीं कि अक्टूबर वाला रामनवमी इज द मेन वन, एक्चुअली दिस रामनवमी दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड, दैट इज द मेन वन। तो वो बोल रहे थे कि मैंने तो आपको मतलब प्रसन्न करने के लिए, मतलब राम जी समुद्र भगवान से बोल रहे थे कि मैंने तो आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ वगैरह सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद भी मेरे को आप रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। तो उसके बाद भी ओशन कुछ बोला नहीं, मतलब सागर जो थे वो कुछ बोले नहीं। तो राम जी क्या किए ना कि वो बोले, अगर वो अपने कमान से जो है एक तीर निकालते हैं और अपने क्या बोलते हैं उसको, धनुष में लगा के वो बोलते हैं कि अगर
आप नहीं हटिएगा या आप मुझे रास्ता नहीं दिखाइएगा तो मैं ये तीर को मार के आपको पूरा सुखा दूंगा। आप जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि लक्ष्मण, हनुमान वगैरह, जाम्बुवन वगैरह सब कोई बोलने लगे नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, अनर्थ हो जाएगा। तो राम जो थे वो थे प्योर क्षत्रिय। वो बोलते हैं कि मैं प्योर क्षत्रिय हूँ, मेरा अगर धनुष में कोई तीर लग गया है तो मैं कहीं ना कहीं तो चलाऊंगा। तो वो बोलते हैं ठीक है, एक काम करते हैं। बगल में ही एक ज्वालामुखी थी, एक एक वोल्केनो था, वोल्केनिक माउंटेन था। तो उस वोल्केनिक माउंटेन पे एम करके वो मारते हैं, और एक्चुअली में वो तीर जाके उसके माउथ पे लगता है, उसके एकदम वोल्केनिक वेंट के माउथ पे लगता है। वो माउथ पे लगने के बाद कुछ कुछ पत्थर टूट जाते हैं उस तीर के लगने से बहुत। अब राम भगवान का तीर है तो पूरा पहाड़ वहाड़ भी तोड़ सकता है। तो कुछ कुछ पत्थर उस वोल्केनो से रोल डाउन करके नीचे आए, और उन्हीं पत्थरों को जब उस पे राम लिख के वो जो वानर सेना थी वो जब टेस्ट करने गए तो देखे कि वो तैरने लगा। तो एक्चुअली में पमिस का वहां पे भी जिक्र है, तुलसीदास जी का जो लिखा हुआ है, तो उसमें भी उसी तरह का एक ज्वालामुखी का जिक्र है। तब तो दादा इस जगह पे इंटरप्ट तो नहीं करूंगा, क्लास के बाद इस चीज पे भी डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन दादा बनता है। क्वेश्चन ये है दादा कि ठीक है भगवान है वो, ठीक है वो हम उन्हें मान्यता देते हैं, सब ठीक है। बट कैसे ये पॉसिबल है कि बिना कोई प्रेशर का, बिना ये का वो वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, वो तुरंत इतना जल्दी कूल हो गया, फिर उसका यूज भी कर लिया गया? ये बाद नहीं में डिस्कस करेंगे नहीं दादा। नहीं नहीं नहीं, बात यह है कि किसी भी वोल्केनिक वेंट पे जाओगे ना तुमको पमिस पत्थर मिलेगा, अगर वो एसिडिक लावा का बना हुआ होगा तो पमिस पत्थर वेंट के पास रहता है। वेंट के पास एसिडिक लावा का बना हुआ पमिस पत्थर रहता है। एसिडिक लावा, अगर तुम लोग इग्नियस पढ़े हो थोड़ा सा भी, तो तुम लोग ये जानते होगे कि एसिडिक लावा होती है, बेसिक लावा होती है, ये सारी चीजें पढ़े हो, थोड़ा सा भी पता है। हाँ 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 दादा। तो कौन सा ज्यादा फ्लो कर सकता है अगर मैं पूछूं तो बताओ। एसिडिक। एसिडिक लावा। एसिडिक लावा ज्यादा फ्लो करता है? प्रेरणा बताओ। नहीं नहीं नहीं, बेसिक लावा, बेसिक लावा। मैफिक। मैफिक लावा ज्यादा फ्लो करता है। एसिडिक मैफिक लावा में होता है बहुत विस्कस। एसिडिक लावा बहुत थिक होता है, वो फ्लो नहीं कर पाता। तो वो वोल्केनो के डायलिटिक। हाँ मतलब ग्रेनिटिक एसिडिक, मैं एसिडिक बोल रहा हूँ कॉम्पोजिशनल सेंस से, तुम रायलिटिक बोल रही हो रॉक के सेंस से, मिनरोलॉजिकल सेंस से, वो बात हटाओ। बात यह है कि किसी भी एसिडिक वोल्केनो वेंट के पास अगर जाओगे तो पमिस मिलेगा। तो वो पमिस वहां से आया था। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिला। हाँ दादा। तो ये था लॉजिक। और ये एक्चुअली में तुम्हारे तुलसीदास जी का जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है, उस ज्वालामुखी का वर्णन है। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पे थे जी? हम लोग साला रामायणा में घुस गए। एक सेकंड। अच्छा, हम लोग वोल्केनिक रॉक्स पे थे। हाँ, तो वोल्केनिक रॉक्स कैसे फॉसिल्स को कंटेन करके रखता है। वोल्केनिक रॉक्स में बहुत ज्यादा पोरस स्पेस होता है, तो उनमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म घुस जाता है, एक तो ये जो वोल्केनिक रॉक्स की बात हो रही है ना यहाँ पे, ये उतना ज्यादा हाई टेम्परेचर वाला नहीं होता है। पहली बात ये समझने वाली चीज है कि अगर बहुत ज्यादा, अगर हाई टेम्परेचर आ जाएगा तो कोई भी कुछ भी ऑर्गेनिज्म रहे, कोई भी ऑर्गेनिक चीज रहे, वो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा, वो जलेगा ही। ठीक है, वो कार्बन में बदलेगा ही बदलेगा। कि तुम्हारा मान लो तुम्हारा घड़ी, या फिर तुम्हारा जो गार्डन स्नेल या कुछ भी, तुम्हारा किसी भी हाई टेम्परेचर रॉक जो कि मोल्टेन स्टेट में है, उसके कांटेक्ट में अगर आ जाए तो वो पूरा जल के खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, पूरा डस्ट हो जाएगा, तो नहीं बच पाएगा। तो ये वोल्केनिक रॉक मतलब वो लावा वाला इग्नियस वाला वोल्केनिक रॉक मत समझना, ये डस्ट वाला वोल्केनिक रॉक है। ठीक है, ये पमिस टाइप का टेफ्राइट करके एक रॉक होता है, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये वो सारे वोल्केनिक रॉक्स हैं जिसमें वॉइड स्पेसेस होती है और जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाली नहीं होती।
ये देखो लिखा हुआ है इग्नियस रॉक्स फॉर्म फ्रॉम मोल्टन रॉक आर रेयरली हैव फॉसिल्स इन देम। उसमें बहुत ज्यादा फॉसिल्स नहीं होता। ये क्या हो गया? अरे यार, ये देखो मेटामॉर्फिक रॉक, ये देखो वोल्केनिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी मिल सकता है। ये दिख रहा है? हाँ दादा। ये देखो ये ज्यादा तुम लोग को समझ में आएगा। या फिर हाँ, ये रादर ये वाला, ये तो सेडिमेंट्री रॉक है। मतलब देखो, पमिस जो होता है ना, उसको देखने से तुम लोग को समझ में आएगा कि हाँ इसमें पॉसिबल है फॉसिलाइज होना। ये देख रहे हैं पमिस, ये सेडिमेंट्री रॉक टाइप का ही है। एक्चुअली ये पूरा पूरी वोल्केनिक इग्नियस रॉक नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, ये वोल्केनिक सेडिमेंट्री रॉक है। वोल्केनो सेडिमेंट्री रॉक्स एक अलग टाइप के रॉक होते हैं जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रेल्म के बीच के रॉक्स होते हैं। ठीक है, दिख रहा है कितना पोर स्पेस है? यही वो पत्थर है जिसका यूज करके राम सेतु बनाया गया था। तो ये सारे पत्थर हम लोगों ने इनको इग्नियस में पढ़ा है, हम लोगों ने इनको इंग्लिश में पढ़ा है, इंग्लिश प्रैक्टिकल में। इग्नियस प्रैक्टिकल में पढ़ा है ना? ठीक है, अभी पढ़ो भाई, जो सीख रहे हो वही सीखो। लेकिन बाद में वो समझ में आएगा कि देखो वोल्केनो से जब वो निकला, तुम्हारा इस बार पेट्रोलॉजी था, इग्नियस तो खत्म हो गया होगा। कौन सा किताब पढ़ा था तुम लोगों ने? जेडी विंटर। जेडी विंटर में एक जगह लिखी हुई है, मैं तुम्हें भेजूंगा। जेडी विंटर में भी है, एंथनी फिलपोर्ट्स में भी है, बहुत सारे इग्नियस का किताब है कि बाद में वो बहुत सारे सेडिमेंटोलॉजिस्ट पमिस पत्थर को वोल्केनिक, प्योर वोल्केनिक नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको वोल्केनिक सेडिमेंट्री रॉक्स में भी पकड़ते हैं। तो जेडी विंटर इज ऑलवेज लाइक कि हाँ, कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं लेकिन हम लोग इसको इग्नियस मानेंगे। तो वो ऐसे करके लिखते हैं जेडी विंटर साहब। ठीक है, तो इन सारे पत्थरों में वॉइड स्पेस होने के कारण, या फिर बोलो उतना हाई टेम्परेचर ना होने के कारण, कुछ कुछ फॉसिल्स इसमें भी प्रिजर्व होकर रह सकते हैं। दैट इज द होल पॉइंट। अंडरस्टूड? हाँ दादा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, काइंड्स ऑफ फॉसिल। अब काइंड्स ऑफ फॉसिल देख मिट गया है, एक सेकेंड रुको, हमको थोड़ा निकालने दो इससे। हाँ, काइंड्स ऑफ फॉसिल। तो काइंड्स ऑफ फॉसिल में देखो, प्लांट फॉसिल्स आ गया, एनिमल फॉसिल्स आ गया। नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्लांट मैटर अगर तुम्हारा जम गया तो प्लांट फॉसिल बोलेंगे। एनिमल फॉसिल्स अगर प्रिजर्व हो गया तो एनिमल फॉसिल बोलेंगे। एनिमल्स के बोन्स हो सकते हैं, टीथ हो सकते हैं, वो पूरा एनिमल भी हो सकता है। जैसे कि एक मैमथ बहुत फेमस है, साइबेरिया या कहाँ का एक मैमथ था जो कि प्रिजर्व होकर रह गया था। ये पता है तुम लोगों को? साइबेरिया में ही। साइबेरिया में ही ना, साइबेरियन मैमथ बोलते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है कि यूकागिर मैमथ इज अ फ्रोजन एडल्ट मेल वुली मैमथ स्पेसिमेन फाउंड इन द ऑटम ऑफ 2002 इन नॉर्थ याकुटिया, आर्कटिक साइबेरिया, रशिया में। यहाँ पे पूरा एक मैमथ पूरा प्रिजर्व होकर रह गया था। कैसे? इतना लो टेम्परेचर में वो प्रिजर्व हुआ था ना, प्रिजर्व होना पॉसिबल था। देखो ये दिख रहा है ना सबको? हाँ दादा। तो ये पूरा प्रिजर्व होके ही रह गया था। देख रहे हो, उसका इसका फर भी प्रिजर्व हुआ पड़ा है। तो इतना ज्यादा
मतलब इतना कम टेम्परेचर था, तभी वो पॉसिबल हो पाया था। तो प्लांट फॉसिल भी हो सकता है, एनिमल फॉसिल भी हो सकता है, ठीक है। बोथ ऑफ देम मे बी रिप्रेजेंटेड बाय कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स और फ्रेगमेंटेड पार्ट्स। अब प्लांट के कुछ कुछ पौधों के कुछ कुछ पार्ट्स अगर टूट टूट के प्रिजर्व हो रहे हैं, तो वो पार्ट वाइज या फ्रेगमेंटेड पार्ट्स भी प्रिजर्व हो सकते हैं। पूरा पूरा मतलब एक एक पूरा पूरा प्लांट भी प्रिजर्व हो सकता है। तो दोनों हो सकते हैं। उसी तरह एनिमल्स का पूरा पूरा स्केलेटन, जैसे कि ये वाला मैमथ था, इसका पूरा स्केलेटन ही प्रिजर्व हुआ पड़ा है, पूरा पूरा फर भी दिख रहा है, तो ये पूरा एक सेडिमेंट, पूरा एक फॉसिल बन गया। या फिर उसका या हो सकता है एक टांग, या फिर एक सूंड, या फिर कुछ दांत, एक तो दांत कहीं पड़ा हो, वैसा भी उसका प्रिजर्व हो सकता है। तुम लोग जुरासिक पार्क का जो मैंने बोला था, वो वाला ट्रेलर देखे थे? जुरासिक पार्क का ट्रेलर देखा था तुम लोग? एक चीज दिखाते हैं, देखो। अगर खुल जाए तो। नेट बहुत स्लो चल रहा है वैसे। अच्छा, लास्ट में देखते हैं इस क्लास के, ठीक है। तो अब आता है इसी पे कि इन अनदर वर्ड्स फॉसिल्स में बी ग्रुप्ड कंसीडरिंग देयर साइज। अगर साइज के रेस्पेक्ट में फॉसिल्स को देखा जाए तो वो दो तरह के होते हैं, माइक्रो फॉसिल्स और मेगा फॉसिल्स, या सिर्फ फॉसिल्स। माइक्रो फॉसिल्स वो फॉसिल्स हुए जो माइक्रोस्कोप के अंदर ही विजिबल होंगे, नेकेड आईज में तुम उनको नहीं देख सकते हो। मेगा फॉसिल्स वो वाले फॉसिल्स हुए जिनको तुम नेकेड आई में आराम से देख सकते हो। Larger animals and plants found in unbroken or broken conditions constitute मेगा और मैक्रो फॉसिल्स, है ना। ये तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि अगर बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट के टुकड़े या फिर एनिमल्स के टुकड़े जो या तो टूटे हुए हैं या तो बिना टूटे हुए पूरे पूरे बचे हुए हैं, तो वो सारी चीजें हमारे मैक्रो फॉसिल्स के अंडर आती है, ठीक है। अब माइक्रो फॉसिल्स क्या होते हैं? आर दोज विच मे और मे नॉट बी विजिबल इन द नेकेड आई। वो तुमको दिख भी सकते हैं एकदम छोटा डस्ट के तरह, एकदम से तुमको डिटेल्स में तो नहीं दिखेगा, लेकिन छोटा डस्ट के तरह दिख सकता है, या तो कुछ भी नहीं दिख सकता है, लेकिन वो माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत अच्छे से विजिबल होगा। सो दैट इज कॉल्ड माइक्रोफॉसिल, ठीक है। माइक्रोफॉसिल का एग्जाम्पल होता है फोरामिनीफेरा और रेडियोलारिया। क्या होता है? फोरामिनीफेरा एंड रेडियोलारिया आर प्रोटोजोआ एनिमल्स often preserved as microfossils. Ostracods and Asterians are arthropod microfossils. Arthropod microfossils. आर्थ्रोपोडा जो क्लास होता है ना, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा किसी ने सुना है पहले? सुना होगा, अगर किसी हाँ को दादा। बायो था तब सुना होगा तुम लोग। आर्थ्रोपोड्स किसको बोलते हैं? एक एग्जांपल दे सकते हो? स्नेल को। हैं? हाँ। कैल्शियम कार्बोनेट बेयरिंग एनिमल। हाँ, उनको बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स का एक खास चीज होता है। क्या होता है बताओ? एक टेल्स बहुत होते हैं। सिर्फ, और कुछ नहीं, बस वही एक खासियत है कैल्शियम कार्बोनेट बियरिंग शेल्स। उनका होता है एट लेगेड या मल्टी लेगेड, वो चीज ये दिख रहा है, कितना सारा टांग है, दिख रहा है। यही उनका खासियत होता है। ये भी मतलब, हम्म। एक तो हुआ तुम्हारा हार्ड शेल और दूसरा हुआ तुम्हारा मल्टी लेगेड। तो ये तुम्हारे दो हो गए स्पेशलिटीज आर्थ्रोपॉड्स के, ठीक है। तो ऑस्ट्राकॉड्स एंड एस्थेरियंस आर आर्थ्रोपॉड माइक्रोफॉसिल्स। वो तुम्हें नेकेड आई में नहीं दिखेंगे। ऑस्ट्राकॉड तुमको नेकेड आई में नहीं दिखेगा, एस्थेरियन तुमको माइक्रोस्कोप के अंदर लेके जाके देखना पड़ेगा, ठीक। डाइएटॉम इज अ माइक्रोस्कोपिक एल्गी। एल्गी तो समझते हो ना सब? एल्गी क्या होती है? हम्म। व्हाट इज एन एल्गी? क्या होती है बताओ?
बताओ। हाँ, सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एल्गी। ठीक है, सिंगल सेल्यूलर। एल्गी देखते हो तुम लोग अभी? फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। हाँ। क्यों? हाँ दादा, कैसे अपने मतलब? जहाँ पानी वगैरह लगा रहता है ना, हाँ, उसके आसपास बहुत सारा दिखता है। ठीक है। तो बहुत एक फेमस एल्गी का नाम है साइनोबैक्टीरिया एल्गी, है ना? हम्म। तो वो भी एक एल्गी था। डायटॉम भी वैसा ही एक एल्गी है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक है। ठीक। उसी तरह स्पोर्स एंड पॉलेंस, यहाँ देखो, स्पोर्स एंड पॉलेंस जो तुम्हारे प्लांट से आते हैं, तो वो भी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं। उनको प्लांट माइक्रोफॉसिल्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है। स्पोर्स एंड पॉलेंस जो होते हैं, जिनको मतलब छिड़क के या फिर स्प्रेड करके वो लोग मतलब रिप्रोडक्शन वगैरह करते हैं। ठीक है। अब on the other hand, echinoid spines, plates, and some microelements of unknown affinity like conodonts are also treated as microfossils. ठीक है, ये कुछ कुछ तरह के प्लेट्स वगैरह ये जो है ना, ये सारे जो कोनोडॉन्ट्स वगैरह है, ये सब तुम्हारा आ गया माइक्रोफॉसिल्स में। देखो कोनोडॉन्ट दिखा रहे हैं तुम लोग को। तुम लोग अगर देख देख के पढ़ोगे ना, तब तुम लोग को इमेजिन करने या याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। पिक्टोरियल मेमोरी। ये देखो, दीज आर कोनोडॉन्ट्स। ठीक है, वर्म टाइप का होता है, लेकिन बहुत छोटा होता है। माइक्रोस्कोप के अंडर ही दिखेगा, उसके अलावा नहीं दिख पाओगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कोनोडॉन्ट। यहाँ पे अच्छा इमेज नहीं मिल रहा है, बड़ा बड़ा आंख बना दिया है। इट्स लाइक अ वर्म, समझे? इट्स लाइक अ वर्म। तो ये हो गया तुम्हारा एक और माइक्रोफॉसिल का एग्जाम्पल। अब मेन आता है तुम्हारा जो यहाँ पे इन माइक्रोफॉसिल्स की जो स्टडी होती है, वो माइक्रो पैलियोंटोलॉजी के अंडर होती है। ठीक है। वो अलग एक हमारा सब्जेक्ट बन जाता है कि माइक्रोस्कोप के अंडर जो फॉसिल्स मिल रहे हैं, जैसे फोरामिनिफेरास हो गए, कोनोडॉन्ट्स हो गए, डायटॉम्स हो गया, ऑस्ट्राकॉर्ड हो गया, फिर एस्थेरियन हो गया, ये सारा जितना भी है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ये हम लोग माइक्रो पैलियोंटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसी तरह स्पोर्स एंड पॉलेंस जो हम प्लांट से लेते हैं या फिर प्लांट से हमें जो मिलती है, उनका जो स्टडी है, दैट ब्रांच इज नोन एज पैलिनोलॉजी। ये सारी ये सारे टर्म्स तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। पैलिनोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है बहुत समय, लेकिन पैलिनोलॉजी ऐसे याद रखने का। पैलिनोलॉजी पॉलेन से आया है, पॉलेन से। पैलिनोलॉजी पॉलेन से आया है, ऐसे याद रखना। पॉलेन और स्पोर्स का स्टडी मतलब पैलिनोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कंडीशंस ऑफ प्रिजर्वेशन। अब क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ाने बोल रहा हूँ, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है प्रिजर्वेशन के लिए? प्रेजेंस ऑफ हार्ड स्केलेटल मैटर्स होना चाहिए। अगर सॉफ्ट सॉफ्ट तुम्हारा मटेरियल हुआ, तो वो पूरा डिग्रेड होके तुम्हारा खत्म हो सकता है। হ্যাঁ পড়াচ্ছি, ওটা আগেকার ছবি পাঠিয়েছিলাম তোমার। পরে কথা বলছি, পড়াচ্ছি এখন। हाँ, प्रेजेंस ऑफ हार्ड स्केलेटल मैटर्स, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये तुम लोग खुद से पढ़ना, ठीक है? ये बहुत सिंपल से लिखा हुआ है कि हार्ड टिश्यूज और स्केलेटल मैटर्स में एस्केप सच डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। उसी तरह से अगर सॉफ्ट टिश्यूज अगर रहे, तो वो तुम्हारा जो भी सेडिमेंटेशन हुआ, इरोजन हुआ, वो सबको सह नहीं पाता है। सो वी नीड अ हार्ड एक्सोस्केलेटन या फिर एंडोस्केलेटन जो कि प्रिजर्व होके रह सकता है, ताकि तुम्हारे जैसे मान लो एक्सोस्केलेटन से, अच्छा, ह्यूमन बींग्स एक्सोस्केलेटन है या एंडोस्केलेटन इंडोस्केलेटन। है? एंडोस्केलेटन का है। क्योंकि स्केलेटन के ऊपर मांस बॉडी रहता है हम लोग का। स्केलेटन अंदर होगा, अगर स्केलेटन बाहर होता हम्म। तो उसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। एक्सोस्केलेटन का कोई एग्जांपल दे सकते हो? पूजा दे सकती है। पूजा बताओ एक्सोस्केलेटन का एक एग्जांपल।
कोई भी एक्सोस्केलेटन बीइंग का एग्जांपल दो। पूजा है मीटिंग में? हाँ भैया। कोई भी एक्सोस्केलेटन वाले ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दो। इतना सारा है, गार्डन स्नेल ही तो है, उसका स्केलेटन बाहर है, उसका शेल ही ना उसका स्केलेटन हम्म है ना? उसका शेल उसका बाहर है, बॉडी के बाहर है, बॉडी के अंदर नहीं है। बॉडी के अंदर होता तो एंडोस्केलेटन हो जाता। सिंपल है कि नहीं? हम्म तो ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ हार्ड स्केलेटल मैटर्स की स्केलेटन्स, या फिर जो भी तुम्हारा उसका डिफेंस मैकेनिज्म में जो भी है, उसको जो एक स्ट्रक्चर दे रहा है उसको, वो सारा जो स्केलेटल मैटर है उसको हार्ड होना पड़ेगा, उसको हार्ड टिश्यू उसका बनना पड़ेगा ताकि वो जाके प्रिजर्व हो सके। ये तुम लोग खुद से पढ़ोगे। उसके बाद आता है डिटैचमेंट फ्रॉम एटमॉस्फियर। इसका मतलब तो बहुत सिंपल है कि अगर एटमॉस्फियर के कांटेक्ट में कोई ऑर्गेनिज्म आता है, देन वो ओवर टाइम ज्यादा जल्दी इरोड होने का चांस रखता है, क्योंकि नेचर इज वेरी 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 वायलेंट। तो वो वायलेंस के कारण वो ज्यादा जल्दी इरोड होके उस ऑर्गेनिज्म का जो एग्जिस्टेंस का जो सिग्नेचर है, तो उसको बिल्कुल हटा के इरेडिकेट कर देगा, बिल्कुल इरेज कर देगा उसको हिस्ट्री से। तो अगर कोई भी फॉसिल सेडिमेंट्स के ऊपर दब जाता है, मतलब मान लो अगर मेरे कैमरा में देखो यहाँ पे, अगर मान लो बहुत सारा सेडिमेंट्स है, ठीक है, एक तुम्हारे पास सेडिमेंट का कॉलम है ऐसे करके, उसमें बहुत सारे लेयर्स बने हुए हैं। अगर मान लो एक फॉसिल यहाँ पे आके ऐसे गिरता है नीचे, मतलब और फॉसिल नहीं, एक कोई ऑर्गेनिज्म आके फट से गिरता है नीचे और धंस जाता है मिट्टी में, तो वो पूरा एयर के कांटेक्ट में उतना नहीं आएगा, उतना ज्यादा वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा जितना वो सरफेस पे अगर रहता, उतना जितना आता उतना तो नहीं आएगा। Comparison to the surface, it is not that much in contact with the atmosphere or water or air. That's how it gets preserved in a better way. ठीक है? ताकि वो ज्यादा जल्दी इरोड ना करे, वो बच जाए। तो वो जितना नीचे जाएगा उतना, जितना या फिर वो जितना कट आउट रहेगा ना एटमॉस्फेयर से, उतना ज्यादा वो प्रिजर्व होगा, या उसका चांसेस बढ़ जाएगा प्रिजर्व होने का। तो ये भी तुम लोग अपने से पढ़ोगे, डिटैचमेंट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कुछ ऐसा हाइपर कुछ नहीं लिखा है। तो ये तुम लोग का एक होमवर्क रहेगा। ये बहुत सिंपल चीज है, तो मैंने मतलब तो बता ही दिया। सेडिमेंटेशन एंड परमानेंट कवरिंग वही सेम चीज है कि द चांस ऑफ प्रेजर्वेशन ऑफ अ डेड ऑर्गेनिज्म अंडर अ टेम्पररी कवर may be increased considerably only when it will be covered permanently by some materials। ठीक है, मतलब मान लो ये बोल रहा है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म सरफेस पे गिरा, मर गया, गिर गया सरफेस पे, और टेम्पररी बेसिस पे उसके ऊपर एक मिट्टी की परत बैठ गई, उसके ऊपर एक सॉइल का लेयर बैठ गया आगे, तो वो तो टेम्पररी है ना, वो तो परमानेंट नहीं है। वो तो फिर हवा आएगा, वो मिट्टी का लेयर है, सॉइल का लेयर उड़ जाएगा, तो वो तो फिर से वो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया। So it's no longer, safe or cut out from the atmosphere. So it will no longer be safe for preservation. It will no longer be, you know, possible. It won't be possible for the organism to get preserved. तो टेम्पररी बेसिस पे नहीं, परमानेंट बेसिस पे सेडिमेंट कवर होनी जरूर, मतलब होना जरूरत है। ठीक है? तो ये बोल रहा है कि परमानेंट कवरिंग चाहिए, ये नहीं कि एक टेम्पररी बेसिस पे हम परत चढ़ा दिए फिर हटा दिए फिर उसको मार दिए। ये नहीं हो पाता, ये ऐसे फॉसिल्स नहीं बनते। एक और चीज यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, कैटास्ट्रोफिक कंडीशंस लीडिंग टू वन टाइम रैपिड सेडिमेंटेशन।
कैटास्ट्रोफिक कंडीशन मतलब कोई भी एक्सटिंक्शन जब होता है उसको हम लोग कैटास्ट्रोफिक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। कि ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन अगर आ जाए नेचर में कि टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ गया या फिर ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल घट गया या ऐसा कुछ हुआ जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मास लाइफ हैम्पर हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइफ हैम्पर हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रोफिक कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ था, तो देर इज अ वेरी फेमस यू नो स्टोरी कि एक मेटेओराइट आके पूरा ब्लास्ट किया था और तभी मल्टीपल वोल्केनिज्म्स होना स्टार्ट हो गए थे। और मल्टीपल वोल्केनिज्म्स के कारण इतना गैस बना था कि वो डायनासोर्स के लिए बहुत हानिकारक था, बहुत डेंजरस था, बहुत हार्मफुल था, उसीलिए वो मरे थे। तो दैट इज वन ऑफ द स्टोरीज, ठीक है। तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे डायनासोर्स वायनासोर्स। तो दैट वाज वन ऑफ द कैटास्ट्रोफिक कंडीशन। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई कैटास्ट्रोफिक कंडीशन आता है जिससे कि मास डिस्ट्रक्शन होने के कारण बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मरते हैं, तो अगर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मरेंगे तो जमीन पे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स गिरेगा, और जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म गिरेगा उतना ज्यादा फॉसिल्स बनने का चांस होगा। उसी तरह उस हाई सेडिमेंटेशन रेट में, उस हाई फॉसिलिफाइंग कंडीशन में एक तरह का पत्थर बनता है दैट इज नोन एज कोकिना, ठीक है। देखो फॉसिल्स बनने के लिए हम लोग समझे कि सेडिमेंटेशन होना जरूरी है। एक ऑर्गेनिज्म, मेरे या कैमरा में देखो तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेडिमेंट्स में फंस जाता है तो वो फॉसिल बनाता है। तो सेडिमेंटेशन होना इज वन ऑफ द प्रीरेक्विजिट फॉर मेकिंग अ फॉसिल, ये हम लोग सब समझे। अगर यहीं पे बोल रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन हो रहा है तो क्या होगा, तो कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स में पहला बात तो होता है कि बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स का, डेड बॉडीज का इनपुट बढ़ जाता है। दूसरा, उन ऑर्गेनिजम्स को ढकने के लिए इनफ सेडिमेंट्स भी अगर आने लगे, तो क्योंकि ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा हैं तो सेडिमेंट भी बहुत ज्यादा लगेगा उनको ढकने के लिए, तो रैपिड सेडिमेंटेशन चाहिए, तभी ना उतना ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को ढक पाएगा। नहीं तो वो तो सब एक्सपोज्ड ही रह जाएंगे। तुम लोग समझ रहे हो ये मैं क्या समझा रहा हूं कि ऊपर से जा रहा है? हेलो? समझ रहे हैं भैया। तो अगर ऑर्गेनिजम्स का इनपुट बहुत ज्यादा है तो रैपिड सेडिमेंटेशन भी चाहिए उनको फॉसिल्स में बदलने के लिए। तो उसी तरह का एक कंडीशन में एक पत्थर होता है, हम लोग देखते हैं कौन सा पत्थर होता है। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हम्म। हाँ भैया। ये देखो, यहीं पे देखो, दिख रहा है ये? वो वाला अच्छा था। ये दिख रहा है सबको? देखो कितना ज्यादा फॉसिल्स है और कितना ज्यादा सेडिमेंट लगा होगा इसको प्रिजर्व करने के लिए, है ना? तो दिस रॉक इज पर्टिकुलरली अ फॉसिलिफेरस रॉक, फॉसिल्स से भरा हुआ रॉक, दैट इज द वेरी फेमस कोक्विना, ठीक है। हाँ या ना, सब सो गया क्या? अच्छा अब छोड़ देंगे। हाँ दादा। मुरझाने का कहीं कुछ नहीं है, सब मुरझा जाता है बीच क्लास में। अच्छा, तो केमिकल एनवायरनमेंट नेक्स्ट, ये कितना है देखने दो एक सेकंड। ये वाला लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे केमिकल एनवायरनमेंट। तो केमिकल एनवायरनमेंट क्या बोल रहा है ना कि प्रिजर्वेशन ऑफन बिकम्स सेलेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द डिपोजिशनल बेसिन। जिस बेसिन में या जिस जिस जगह सेडिमेंटेशन हो रहा है ना, उस जगह को हम लोग बेसिन बोलते हैं, ठीक है। तो जिस बेसिन में डिपोजिशन हो रहा है उसको डिपोजिशनल बेसिन बोलेंगे, ठीक। तो प्रिजर्वेशन उस बेसिन का
केमिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि एसिडिक एनवायरनमेंट में पीएच जो होता है 7 से नीचे होता है, ठीक है। 7 किसका पीएच होता है रे? वाटर का। वाटर का, ठीक है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट तभी बोलेंगे जब 7 से नीचे होगा। तो क्या होता है एसिडिक एनवायरनमेंट में कि पीएच एक्चुअली में ना, नेचर का जो पानी होता है ना, नेचुरल वाटर जो होता है वो पूरा परफेक्ट 7 नहीं होता है, इसीलिए उसको मिनरल वाटर बोलते हैं। वो दैट इज नॉट डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का पीएच तुम्हारा होता है पूरा पूरा 7, ठीक है। और अगर तुम नेचर के वाटर की बात करो तो वो पूरा पूरा 7 नहीं होता, वो 7.8 या 8 के आसपास होता है, ठीक। 8 नहीं, 7.8 7.6 वैसा होता है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट का तात्पर्य या फिर मतलब यहाँ पे पीएच लेस देन 7.8 पकड़ा गया है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर या नेचुरल वाटर। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि कैल्केरियस स्केलेटन्स होती है। कैल्केरियस स्केलेटन्स हम लोग आर्थ्रोपॉड्स के बारे में अभी पढ़े थे, तो वहां पे हम लोग सीखे कि कैल्शियम कार्बोनेट से जो हार्ड एक सब्सटेंस होती है। अच्छा, ये पवन बता था ना आर्थ्रोपॉड्स का मतलब। हम्म। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट से एक हार्ड एक लेयर बनती है, उसका नाम है शेल्स। किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट तो उसका तुम्हारा वो हो गया, केमिकल कॉम्पोजिशन हो गया। उसको क्या कैल्शियम बोलते फॉस्फेट से भी बनते हैं। हैं? क्या उसका लेयर का नाम क्या है? फॉस्फेट से भी बनता है, चलो। इनामेल। वो तो दांत बनता है, इनेमल। तुम्हारा इनेमल हार्ट थोड़ी, तो तुम्हारा दांत कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है रे। तुम्हारा वो जो शेल्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट्स होती है। इसीलिए अगर तुम कोई फॉसिलिफेरस लाइमस्टोन अगर देखोगे तो वो मेटामॉर्फोज होके क्या मार्बल वार्बल बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। अगर तुम कोई भी ये आर्थ्रोपॉड वगैरह इन पे अगर तुम एसिड गिराओगे ना तो झस करके एक फिजी एक रिएक्शन होगा, जो फॉस्फेट में नहीं होता है, हम्म। जो कार्बोनेट्स में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फजी रिएक्शन जिसको बोलते हैं। हम्म। Calcium phosphate is the composition of our teeth and our bones, not the shells. ठीक है? Shells are basically made up of calcium carbonate, and that material that we are talking about is chitin, chitinous substance. Chitin का नाम सुने हो? हम्म। पूजा सुनी है? CHITIN, chitin. नहीं भैया। Chitin सुनी होगी। Chitin सब सुने। इंसेक्ट्स का जो स्केलेटन रहता है वो काइटिन से बना हाँ, हुआ रहता है। बिल्कुल वही। ओ हाँ हाँ। ये देखो, क्रैब शेल्स काइटिन के बना होता है, ठीक। काइटिन एक्चुअली क्या होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का एक मटेरियल होता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैलकेरियस हैं। कैलकेरियस इन द सेंस कैल्शियम कार्बोनेट रिच। तो अगर एसिडिक कंडीशंस प्रिवेल करते हैं तो वो ऑर्गेनिजम्स एसिड के प्रेजेंस में डिसॉल्व होने लगते हैं, ठीक। ये समझने में किसी को दिक्कत है कि एसिडिक एनवायरनमेंट अगर हुआ तो मैं समझ गया। कैलकेरियस, हाँ, एसिडिक एनवायरनमेंट अगर हुआ तो कैलकेरियस सब्सटेंसेस या कैलकेरियस ऑर्गेनिजम्स डिसॉल्व होने लगती हैं ड्यू टू द एसिड, ठीक है। उसी तरह अगर कोई भी स्केलेटन सिलिशियस है या सिलिका रिच है, सिलिका से बना हुआ है, SiO2 से बना हुआ है, तो वो एल्कलाइन कंडीशंस या बेसिक कंडीशन में डिसॉल्व होने लगता है। क्योंकि सिलिशियस स्केलेटन, सिलिसिक एसिड का नाम सुना हो तुम लोग? सिलिसिक एसिड, जो सिलिका का एसिड होता है। सिलिका इज एक्चुअली लाइक मतलब एक एसिडिक टाइप का एक एलिमेंट है जो ऑक्साइड बना के एसिड बना देता है। तो सिलिसिक एसिड जो होता है वो, वहां से तुम लोग मतलब ऐसे सोच सकते हो कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, वो खुद में एक एल्कलाइन सब्सटेंस है। तो वो जब एसिड से मिलेगा तो वो डिसॉल्व होने लगेगा।
तुम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सुने हो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस हम्म मिला के पानी और ये सॉल्ट बनाता है हम्म ना? तो जब कोई भी एसिडिक सब्सटेंस किसी भी बेसिक सब्सटेंस से मिलेगा तो वो डिसॉल्व करने लगेगा, उस चीज को डिसॉल्व करने लगेगा क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने लगेगा। तो उसी के कारण यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है तुम्हारा कैलकेरियस स्केलेटन और एक है तुम्हारा सिलिशियस स्केलेटन। तो सिलिशियस। ठीक है, तो कैलकेरियस स्केलेटन्स एसिडिक एनवायरनमेंट में डिसॉल्व होने लगेंगी और सिलिशियस स्केलेटन्स एल्कलाइन कंडीशंस में, जो कि पीएच ग्रेटर देन 7.8 है, वहां पे जाके वो डिसॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो ये एक फंडा चलता है, एक ये यहाँ पे वहां उस बेसिन में एक एनवायरनमेंट का एक मतलब टग ऑफ वॉर चलता है। ठीक है, तो वहां क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर डेप्थ में अगर मैं देखूं तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डेप्थ तक फोटिक जोन का नाम सुना तुम लोग? फोटिक जोन हम्म क्या हम्म होता है? फोटिक जोन ओशियन के अंदर जहां तक सनलाइट जाता है उस रीजन को फोटिक जोन कहते हैं। ठीक है, और क्या पता है फोटिक जोन में क्या क्या मिलता है? फोटिक जोन में जितने भी प्लांट्स के इन्वायरमेंट मिलते हैं सारे फोटिक जोन में ही रहते हैं और एनिमल स्पीसीज भी फोटिक जोन में ही रहता है। और फोटिक जोन के नीचे नहीं रहता है या बहुत कम रहता है ना? हम्म ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये चीज कि किसी को डाउट है? भार्गव भार्गव है मीटिंग में? भार्गव समझ में आ रहा है? पूरा चुप हो गया है। नहीं मेरा तबीयत खराब है इसलिए। अच्छा, मतलब फोटिक जोन वगैरह समझ रहे हो ना, कि जहां जिस डेप्थ तक सनलाइट पहुंचता है और जहां पे प्लांट मैटर तुम्हारा फोटोसिंथेसिस के कारण प्लांट मैटर जिस डेप्थ तक मिलेगा, और जहां तक प्लांट मैटर मिलेगा वहीं तक तुम्हारा ऑर्गेनिजम्स वगैरह भी ज्यादातर वही मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर डेप्थ होता है, ठीक है, उस डेप्थ तक अगर हम लोग देखें तो प्लांट मैटर और ऑर्गेनिजम्स वगैरह मिलती है। ठीक है, तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होगा या कम होगा? कैल्शियम कार्बोनेट बताओ कम होगा कैसे? क्योंकि जो भी अगर एनिमल स्पीसीज के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाएगा वो प्लांट स्पीसीज के द्वारा मतलब इनहेल कर लिया जाएगा। तो वहां पर ऑक्सीजन का रेशियो ज्यादा बना हुआ रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कम। जबकि उसी जोन के नीचे वाला लेयर में प्लांट एक का बात एब्सेंस बताओ, होने के कारण जो एक एनिमल। बात बताओ, एक बात, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, एक बात बताओ। मान लो हाँ हाँ तुम खुद एक कैल्शियम कार्बोनेट के ऑर्गेनिज्म, लेट्स से तुम फोटिक जोन में आराम से हम्म खुशी खुशी रह रहे हो, तुमको सनलाइट भी आ रहा है, तुम्हारे हम्म खाने के लिए प्लांट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, इसीलिए तुम फोटिक जोन में रह रहे हो, है कि नहीं? हम्म तुम्हारे तरह तो बहुत हम्म सारे ऑर्गेनिजम्स है ना जो कैल्शियम कार्बोनेट्स के हैं, हम्म है ना? है कि नहीं? हम्म तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ एक एल्कलाइन कंडीशन प्रिवेल करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एल्कलाइन कंडीशंस में मैंने बोला था कि पीएच ग्रेटर देन 7.8 होता है। पीएच ग्रेटर देन 7.8 का मतलब एल्कलाइन कंडीशंस। तो यहाँ पे सिलिशियस स्केलेटन वाले चीजें नहीं रहेंगी, सिलिशियस स्केलेटन्स वाली चीजें डिसॉल्व होके बह जाएंगी, या फिर यहाँ हम्म रहेंगी ही नहीं। तो वो लोग ज्यादा डेप्थ में रहती है, फोर्टिक जोन के बहुत सारे, बहुत नीचे जाओगे फोर्टिक जोन से तब सिलिशियस स्केलेटन्स वाले चीजें मिलेंगी, जैसे रेडियोलैरिया हो गया, डायटम्स हो गया, ये सारे सिलिशियस स्केलेटन्स के हैं। तो ये सारे सिलिशियस वाले बहुत नीचे मिलते हैं, मैं बताऊंगा क्यों। अब देखो, कैलकेरियस स्केलेटन्स वाले फोर्टिक जोन में ही मिले, तो फोर्टिक जोन में जरूर एसिडिक कंडीशन नहीं है, इसीलिए अल्कलाइन कंडीशन है, तभी ना जिंदा रह पा रहा है। तुम लोग क्रैब वगैरह सी बीच पे देखे हो, केकड़ा वगैरह देखे हो सी बीच पे ना? हम्म तो केकड़ा तो सी बीच में हमेशा नहीं रहता, वो तो पानी में भी घुस जाता है। तो पानी में घुस के बह थोड़ी जाता है, डिजोल्व थोड़ी हो जाता है खुद, वो तो नहीं होता है। फोर्टिक जोन में तो जिंदा रहता है। इसका मतलब है हम्म कि एक डेप्थ तक सनलाइट पहुंच रहा है, प्लांट्स है,
प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन छोड़ रही है। वो ऑक्सीजन तुम्हारा ऑर्गेनिज्म जो है उन ऑक्सीजन को वो लेके वो जिंदा रह रहे हैं और बाकी जो भी प्रोसीजर हो रहा है वैसे वहां पे वो हैबिटेटिक बना हुआ है। ठीक है, अब तुम जितना नीचे जाते जाओगे सनलाइट उतना घटते जाएगा, उतना क्या बढ़ते जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन तो तुम्हारा प्लांट से आ रहा था ना, तो प्लांट्स तो उतना नीचे तक रह नहीं रहे क्योंकि वहां पे सनलाइट पहुंच नहीं रही है।